Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I am conducting my second lecture on aspect of the subject Law of Torts, and its first chapter, General Principles. In my previous lecture, I fully explained you about the first chapter of Law of the Torts, but today I want to give a review of this subject. इसमें आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डेफिनेशन है। ये आपने देख लेना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। वो आप इजी है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। सेकेंडली है इसमें नेचर ऑफ टॉर्ट्स है। थर्डली है काइंड्स ऑफ द टॉर्ट्स, जो कि 3 है। नॉन फिजेंस, इसका मतलब है कि ओमिशन ऑफ सम एक्ट विच ए पर्सन इज़ बाय लॉ बाउंड टू डू, मतलब एक बंदा जो कि बाउंड है वो अपना काम करने के, लेकिन वो अपना काम करे ना, टाल मटोल करे। नंबर 2, मिसफिजेंस बीइंग द इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द सम लॉफुल एक्ट्स। अब क्या है कि वो बाउंड तो है लेकिन अब वो कर रहा है इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस कर रहा है, जो लॉफुल एक्ट उसने करना है लेकिन वो उसको करना नहीं चाह रहा है, टाल मटोल कर रहा है। फिर आ जाती है मेलाफिजेंस बीइंग कमीशन ऑफ सम एक्ट विच इज़ इन इटसेल्फ अनलॉफुल, या वो ऐसा काम कर रहा है, कानूनी काम करने का वो पाबंद है लेकिन वो कर नहीं रहा, वो उसको गैर कानूनी तरीके से कर रहा है। तो ये इसकी जो है जनाब है तीसरी जो है इसकी काइंड है टॉर्ट्स की। फिर टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अपने रूल एंड रेगुलेशंस, टर्म एंड कंडीशंस आप फिक्स करते हैं। अगर आपको उसके अंदर कोई लॉस आ रहा है या कुछ भी है तो वो उसके लिए आप अलग से एक सूट दाखिल कर सकते हैं परफॉर्मेंस का, कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने, इसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इसको जो है वो वायलेट किया जा रहा है, उसको उस तरीके से देखा जाएगा, वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन टॉर्ट्स जो है ये अलग चीज़ है, जो आपको अपने किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई लॉस आ रहा है तो वो इस टॉर्ट में आप एज ए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर कट एक सेपरेट थिंग है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इसको आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर काफ़ी फ़र्क है कि जनाब अली टॉर्ट्स में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। फिर टॉर्ट एंड क्राइम की बात आ रही है। जो टॉर्ट होता है इसकी भी जो है वो 3 जो है यहाँ पर एक उन्होंने क्लियर कट एक वो 3 शिक्कें दे दी हैं, इसको भी देखने की ज़रूरत है कि टॉर्ट जो है, अब इसकी नंबर 1 ये कह रहा है कि इसमें एक जो है इंडिविजुअल की बात हो रही है, उसका जो सिविल रॉन्ग एक बंदे के साथ हो रहा है उसके लिए बात हो रही है। लेकिन क्राइम में जो है वो अगर किसी का ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट डिस्टर्ब हो रहा है, ड्यूटीज़ उसकी इफेक्ट हो रही हैं, सारी कम्युनिटी पे वो कोई बंदा कोई डिस्टर्बेंस सारी कम्युनिटी के लिए कर रहा है, तो ये डिफरेंस है टॉर्ट में और क्राइम में। फिर दूसरा इसका जो डिफरेंस है, टॉर्ट द रॉन्ग डूअर हैज़ टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी। इसमें जिसने गलत किया वो इंजर्ड पार्टी का मकसद ये नहीं कि ज़ख्मी बंदा या किसी को कोई चोट लगा दी है, जब चोट लगाएगा तो एक क्रिमिनल केस बनेगा। टॉर्ट की मन है टॉर्चर, किसी को टॉर्चर कर रहा है तो मैंने अगर कोई मेंटली टॉर्चर हुआ तो उसको हम इंजर्ड पार्टी मानते होते हैं, ठीक है। जब कंपनसेशन की बात आ जाएगी तो उसको कंपनसेट करेगा, जिसने रॉन्ग डोर किया वो कंपनसेट करेगा जिसके अगेंस्ट उसने कुछ किया था। वेयर इज इन क्राइम ही इज़ पनिश्ड बाय द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया कि जो क्राइम बन गया तो वो क्राइम जो है जनाब वो ट्रीट होगा, स्टेट उस चीज़ को देखेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। नंबर 3 है इन टॉर्ट एक्शन इज़ ब्रॉट बाय द इंजर्ड पार्टी। टॉर्ट में जो है जिसको मेंटली इंजर्ड किया है, जिसको मेंटली टॉर्चर किया है, मेंटली लॉस आया है, उसकी तरफ से केस आएगा, उसकी तरफ से एक्शन लेगा। लेकिन क्राइम में प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड बाय द इन द नेम ऑफ द स्टेट एंड द गिल्टी पर्सन इज़ पनिश्ड बाय द स्टेट। अब जो क्राइम में है वो स्टेट की तरफ से में कदम उठाया जाता है, क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं उस स्टेट के नेम पे जो है वो कॉल होते हैं, स्टेट वर्सेस
जनाब XY खान और स्टेट वर्सेस जनाब YZ खान, इस तरह से आपको पता ही इस चीज़ का कि कोर्ट में जितने भी केसेस कॉल होते हैं वो स्टेट के ही नाम से कॉल होते हैं। जनाब अली इसमें फिर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूट, टॉर्ट और सिविल इंजरी। इसमें भी वही चीज़ है कि देयर मस्ट बी ए रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय ए पर्सन, एक गलत काम किया जाए हो जाए किसी बंदे से जिसमें कि वो क्राइम का जो है वो ना हो आंसर, ठीक है। नंबर 2, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेज टू अनदर। अब वो करे ऐसा कि दूसरे को लीगल डैमेज आ जाए, कानूनी नुकसान हो जाए किसी बंदे का। कानूनी नुकसान से मुराद ये है कि वो अंडर मेंटल टॉर्चर आए बंदा। जब किसी को टॉर्चर कोफत महसूस होगी ही तो इसके टॉर्ट्स के जो हैं प्रिंसिपल्स जो हैं वो इन्वोक होंगे, अदरवाइज़ टॉर्ट्स के वो उसके क्राइटेरिया में, उसके एम्बट में वो चीज़ नहीं आती। नंबर 3 में ये कह रहा है कि दी रॉन्गफुल एक्ट must be of such a nature as to give rise to a legal remedy in the form of an action or damage। must be, अगर वो कोई ऐसा जुर्म हो जाए जिसमें आप डैमेजेस क्लेम करें, कंपनसेट करवाएं अपने आप को, कंपनसेट क्लेम करें, तो वो इस टॉर्ट के ज़िम्मे में आ जाती है। अब ये चीज़ें हैं, इसमें मैं आपको एक सवालनामा भी बनाकर दे दूंगा कि जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में। फिर ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द लीगल राइट, लीगल राइट क्या है, तो ये एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर। इसके बाद जनाब आली पेज नंबर 9 पर है आपके प्राइवेट राइट्स। प्राइवेट राइट भी इसी तरह से बिलोंग करते हैं टू पर्टिकुलर पर्सन टू दी एक्सक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज की बात हो रही है। पूरी दुनिया में आप जहाँ पर भी चले जाएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जहाँ पर भी फिर बात होगी तो इन 3 चीज़ों पे होगी। नंबर 1, राइट ऑफ रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन को कोई डैमेज ना कर रहा हो। एक बात ये होगी कि आपकी रेपुटेशन के राइट्स जो हैं, आपकी रिस्पेक्ट जो है उसके अगेंस्ट कोई कुछ कह दे या कर दे। नंबर 2, राइट्स ऑफ बॉडली सेफ्टी एंड फ्रीडम, जनाब अली आपकी फ्रीडम को कोई डिस्टर्ब करे, आपको कोई इतना सिंधी का लफ्ज़ है हिसाई, आपको इतना वो अंडर कन्फ्यूजन कर दे कि जनाब अली आप अपने घर से बाहर निकलते हुए भी आपको डर लगे कि मुझे वो कुछ करवा ना दे, कुछ कर ना दे। नंबर 3, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी और इन अदर वर्ड्स राइट रिलेटिव टू दी माइंड, बॉडी एंड स्टेट, यहाँ पे स्टेट की माना है प्रॉपर्टी, एंड इफ़ द जनरल वर्ड स्टेट इज़ सब्सटीट्यूटेड फॉर प्रॉपर्टी, ठीक है। 3, देयर राइट्स विल बी फाउंड टू एम्ब्रेस ऑल द पर्सनल राइट दैट आर नोन टू द लॉ, जहाँ पर भी लॉ ऑफ टॉर्ट की बात होगी, उसके इंग्रेडिएंट्स की बात होगी, तो इन 3 चीज़ों की ज़रूर बात होगी कि आपकी फ्रीडम, आपकी आज़ादी, आपका रहने खाने पीने का जो आपका राइट है वो कोई सलब ना करे, ख़त्म ना करे, आपकी रेपुटेशन को कोई जो है वो डैमेज ना करे, कोई आपकी प्रॉपर्टी, आपको ये खौफ ना हो कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा कर लेगा, या आपको कोई खौफ ज़दा ना करे, ठीक है जनाब अली। ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ पर बात होती है लीगल डैमेजेस की, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। ये बिल्कुल ये लीगल डैमेजेस की जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, एक लीगल डैमेजेस और जनाब आली ये जो मतलब है कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट और सिविल इंजरी, फिर प्राइवेट राइट्स की बात हो रही है, ये चीज़ें में जो है एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं। फिर जनाब आली एंड पे इस चैप्टर में आ जाता है लीगल केसेस की बात होती है, लीडिंग लीगल केसेस जो हैं उनकी बात होती है। अब लीडिंग केसेस में ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, इनको अपने पेपर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े केस होते हैं और एक केस लिखने में, एक अथॉरिटी लिखने में जो है ना आपको 100 से ज़्यादा सिपलियाँ लगानी पड़ जाएंगी। इसके अंदर सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर कोई जैसे देखें रिफ्यूजल टू रजिस्टर वोट, आपका वोट तो रजिस्टर है लेकिन आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट कास्ट करने नहीं दे रहा है, या आपको कोई पार्टी का
कोई एहलकार है या कोई नुमाइंदा है वहाँ पे आपको मना कर रहा है वोट डालने से कि आप वोट नहीं डालेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं ये एक क्राइम साइड पे निकल जाती है बात, क्योंकि वो आपका बिल्कुल राइट है कि आप जाएं वोट कास्ट करें, आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई भी दूसरा तीसरा मना नहीं कर सकता। अगर वो कोई ऐसा काम करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको मना कर रहा होगा, आपका वोट कास्ट करना बनता है, लेकिन फिर भी आपको मना किया जा रहा है दूसरी पार्टी के कहने पे, मुखालिफ पार्टी के कहने पे, तो आपका एक अलग से केस बनता है। इस डैमेजेस में आप क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 2 आ जाता है बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया, बैंकर ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, बैंक ऑफिसर ने, कि आपका चेक कैश नहीं हो सकता जबकि आपका अमाउंट है इन कैश होना चाहिए, लेकिन वो कहता है जी हम नहीं कैश कर रहे। तो ये उसका मिसकंडक्ट ऑफ जॉब है, ये अदर साइड पे ट्रीट होगा, जाके किसी और फोरम पे होगा, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में जनाब अली ये भी ट्रीट नहीं हो रहा यहाँ पर। तो इस तरह से ये दूसरे ये हैं सब्जेक्ट्स, दूसरे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये लीडिंग केसेस जो हैं यहाँ पर आ कर के पेज नंबर 15 पे हो रहे हैं पूरे। अब बात ये है कि ये सब्जेक्ट जहाँ तक देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और ये आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है। ये आपको ये सिखाएगा सब्जेक्ट कि आपने एक सिविलाइज्ड सिटीज़न कैसे बनना है, आपने दूसरों के राइट्स का ख्याल कैसे रखना है, आपने अपना राइट कैसे गेन करना है दूसरे से, कि दूसरे को ये जुर्रत ना हो कि वो आपके ऊपर उंगली उठा सके, दूसरे को जुर्रत ना हो कि वो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सके, दूसरे को जुर्रत ना हो कि वो आपकी फ्रीडम को डिस्टर्ब कर सके। और यही चीज़ें और यही असूल जो हैं आपने अपने ऊपर भी लागू करने हैं कि आप दूसरे की रेपुटेशन को डैमेज ना करें, दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, दूसरे की फ्रीडम को जो है आप डिस्ट्रॉय ना करें, सलब ना करें। इन 3 चीज़ों पे अगर आप कारबंद रहेंगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी गुजर जाएगी, आप भी अच्छे शहरी कहलाएंगे, और दूसरा जो आपके दूसरे सिटीजन्स हैं जो शहरी हैं या विलेजर्स हैं, आप अगर विलेज में रहते हैं, आपके विलेजर भाई हैं, तो वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार लेंगे। तो जनाब अली इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, एलिमेंट इन टॉर्ट्स। 4 एलिमेंट्स हैं, डैमेजेस, इंटेंशन, मैलिस एंड मोटिव। अब ये जो चैप्टर है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, आप भी थोड़ा सा इस चैप्टर को देख लीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं भी ये भी आपको बताता चलूँ कि मैं अपने पीरियड्स के शेड्यूल से हट कर के भी अपने जितने भी लेक्चर्स हैं मैं अपलोड अपने करता रहूँगा यूट्यूब के ऊपर। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे या मतलब है कि उसका काशन का जो है उसको प्रेस कर देंगे तो वो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, नहीं तो कॉलेज इंतज़ामिया भी आपको भिजवाती रहेगी। मैं बहरहाल वेकेशंस के दिनों में भी मैंने ब्रेक नहीं लगानी, क्योंकि जो है अपना एग्ज़ाम्स बहुत नियर हैं। जो भी इस बुक का रिव्यू हो सका मैं आपको करवा दूँगा। अल्लाह और अल्लाह का रसूल करेगा, इंशाअल्लाह और अज़ीम आपका पेपर अच्छा निकल जाएगा। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।